सो चलेगा। सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और शुरुआत करेंगे आज हम एक बेहतरीन से चैप्टर की, एंड दैट इज ब्लड। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर हम चैप्टर की बात करें तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर, यानी कि मैं कहूँ जितने भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, तो वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक ऐसा चैप्टर है जहां से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। मतलब एक ऐसा चैप्टर जहां से आपके क्वेश्चन डेफिनेटली पूछेगा ही पूछेगा। अरे वाह। ओके। सो शुरुआत करेंगे, कहानी की शुरुआत करेंगे चैप्टर की, जिसमें हम कुछ बेसिक पार्ट्स को डिस्कस कर रहे होंगे। लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। चलिए, बैकग्राउंड को चेंज कर लिया जाए एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन। चैप्टर हमारा है ब्लड, जिसके अंतर्गत हमें किसके बारे में पढ़ना है? जिसके अंतर्गत हमें रक्त के बारे में पढ़ना है। और शुद्ध हिंदी में हम रक्त को किस नाम से जानते हैं? रक्त को हम जानते हैं रुधिर के नाम से। एक्चुअल में ब्लड है क्या? व्हाट इज ब्लड? अगर हम ब्लड की बात करते हैं, ब्लड है क्या? बताइएगा। ठीक है। देखो, अगर हम ब्लड की बात करते हैं, रक्त की बात करते हैं, आपने देखा है अगर हमारे शरीर पर कहीं चोट लग जाए, कहीं पर हल्का सा कट लगता है, तो एक रेड कलर का लिक्विड होता है जो हमारी बॉडी से बाहर बहने लगता है, फ्लो करने लगता है। इसी को हम ब्लड या फिर इसी को हम रक्त का नाम देते हैं। ठीक है, किस स्टेट में ये हमें दिखाई देता है? तो हमने क्या कहा है कि भाई हमें द्रव के रूप में मिलता है, हमें तरल के रूप में ये दिखाई देता है, एक लिक्विड सा बहता हुआ दिखाई देती है। तो ये जो लिक्विड होता है, ये एक्चुअल में है क्या? अगर मैं ब्लड की बात करती हूँ, अगर मैं रक्त की बात करती हूँ, एक्चुअल में जो ब्लड है, इट इज अ टिश्यू। ये हमारे शरीर के अंतर्गत पाई जाने वाली टिश्यू होती है, ऊतक होती है। और किस तरीके की? जो हमें किस स्टेज में मिलती है? अगर मैं इसके स्टेज की बात करूं, यानी कि ये हमें किस अवस्था में प्राप्त होती है, अक्सर जो दिखाई हमें देती है, तो ये हमें द्रव के रूप में प्राप्त होती है, यानी कि ये हमें लिक्विड स्टेट में प्राप्त होती है। तो कुल मिलाकर के अगर हम ब्लड की बात करें, दैट व्हाट इज ब्लड, ब्लड को हम सीधा सीधा कह सकते हैं दैट इट इज अ लिक्विड टिश्यू। ये क्या होती है? लिक्विड टिश्यू होती है। टिश्यू तो है, टिश्यू यानी कि ऊतक है। इस प्रकार की ऊतक होती है। अगर हम ब्लड की बात करते हैं, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड किस तरीके की ऊतक होती है? तो हमारे शरीर के अंतर्गत पाई जाने वाली एक कनेक्टिव टिश्यू होती है, यानी कि ये एक संयोजी ऊतक होती है। कनेक्टिव टिश्यू या फिर संयोजी ऊतक से आप क्या समझते हो? व्हाट डू यू मीन बाय द कनेक्टिव टिश्यू? क्या समझते हैं आप संयोजी ऊतक से? ठीक है, अगर हम कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं या फिर अगर हम संयोजी ऊतक की बात करें, तो क्या समझते हैं आप कनेक्टिव टिश्यू से? तो देखो, कनेक्टिव टिश्यू हम एक ऐसे टिश्यू को कहते हैं। ब्लड जो होता है एक ऐसी टिश्यू होती है जो हमारे शरीर की किसी भी एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट करने का कार्य करता है। ये क्या करता है? हमारे शरीर के सभी अंगों को एक दूसरे से जोड़े रखने का कार्य करता है। हर एक अंग को इसने एक दूसरे से जोड़ा हुआ है। इसीलिए हम अपने ब्लड को किस नाम से जानते हैं? ब्लड को हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। इट इज कनेक्टिव टिश्यू, यह एक संयोजी ऊतक है। बहुत आसान से शब्दों में अगर मैं ब्लड की बात करूं, तो ब्लड को मैं क्या कह सकती हूँ? दैट ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। अब अगर मुझे ब्लड को डिफाइन करना हो कि भाई ये बताओ एक्चुअल में ब्लड होता क्या है, रक्त होती क्या है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि ये हमें किस स्टेट में प्राप्त होता है, ये हमें किस अवस्था में प्राप्त होता है, कि भाई ये हमें मिलता है लिक्विड स्टेट में। किस स्टेट में प्राप्त होता है? ये हमें लिक्विड स्टेट में प्राप्त होता है। ये हमें द्रव के रूप में प्राप्त होता है। अब द्रव के रूप में प्राप्त होने के साथ-साथ एक्चुअल में ब्लड है क्या? सो ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या है? ये एक तरीके की कनेक्टिव टिश्यू होती है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? जिसको हम जानते हैं संयोजी ऊतक के नाम से। इसको हम कहते हैं संयोजी ऊतक, जिसका कार्य क्या है? हमारे शरीर के एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ना। संयोजन का काम ये करती है, संयोजन का काम ये यहाँ पर कर रही है। ओके, नेक्स्ट। अगर ये कनेक्टिव टिश्यू है और लिक्विड स्टेट में है,
मैं क्या मैं इसको कह सकती हूँ दैट इट इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू? इट इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ये किस तरीके की कनेक्टिव टिश्यू है? तो ये एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि द्रव के रूप में पाई जाने वाली संयोजी ऊतक। तो मैं कह सकती हूँ द्रव के रूप में पाई जाने वाली संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक हम इसे कहते हैं। सो दिस इज द लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या है? तो ये हमारे शरीर के अंतर्गत पाई जाने वाली एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, द्रव के रूप में पाई जाने वाली संयोजी ऊतक है। बताइए, समझे इस बात को? मोर देन इनफ होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने सीजन के लिए ऑलरेडी पढ़ लिया है, आपको रिवाइज करो। मैं कभी भी तब पढ़ाती हूँ ना, मैं ऐसा पढ़ाती ही नहीं हूँ। एग्जाम ओरिएंटेड वहां पर लेके चलते हैं जहाँ पे जैसे अभी कोई पर्टिकुलर एग्जाम्स होता है, तो तब मैं सीजन के बैच में पढ़ाती हूँ। तो यहाँ पर मैं हमेशा ओवरऑल सारे एग्जाम्स को लेकर के चलती हूँ। आप कोई भी एग्जाम दो, आप हर एक एग्जाम को क्लियर कर जाओगे। तो जिस भी स्टूडेंट ने सीजीएल की क्लास ली है, अगर राज आपने सीजीएल की क्लास ली है, कंप्लीट बायोलॉजी की है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां से आपका मोर देन इनफ है, कंप्लीट हो जाएगा। बस अब रिवाइज करो, दैट्स ऑल। ठीक है, चलो समझे। तो ब्लड जो है हमें किस स्टेट में प्राप्त होता है? ये हमें द्रव के रूप में मिलता है, लिक्विड के स्टेट में मिलता है। ब्लड है क्या? इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ये एक संयोजी ऊतक होती है, और संयोजी ऊतक से हमने क्या कहा है? जो हमारे शरीर के किसी भी एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का कार्य करती है। एक अंग को किसी भी दूसरे अंग से, यानी कि हमारे शरीर के सभी अंगों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य ये करती है, एक दूसरे से कनेक्ट करने का कार्य ये करती है। तो किस तरीके की टिश्यू है ये? राधे कृष्णा बिट्टू जी, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि ये एक द्रव के रूप में पाई जाने वाली संयोजी ऊतक होती है। ठीक है, अब देखो, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ब्लड के बारे में पढ़ रहे हैं, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? बेसिकली जो है हम ब्लड के बारे में पढ़ रहे हैं, हम जान रहे हैं रक्त के बारे में। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और क्वेश्चन क्या पूछ लेते हैं? स्टडी ऑफ अ ब्लड, स्टडी ऑफ अ ब्लड, यानी कि रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? अगर हम स्टडी ऑफ ब्लड की बात करें, स्टडी ऑफ ब्लड, या फिर अगर रक्त के अध्ययन की बात की जाती है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए केविंद्र, बहुत खूब, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए स्टडी ऑफ ब्लड, रक्त के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? व्हाट इज द स्टडी ऑफ ब्लड? देखो, अगर हम रक्त का अध्ययन कर रहे हैं, रक्त के अध्ययन को कहा जाता है हिमेटोलॉजी। इसको जाना जाता है हेमाटोलॉजी के नाम से। जहां कहीं पर भी हीमो या फिर हेमाटो शब्द आ जाए, ये सीधा सीधा किससे शब्द होगा? ये सीधा सीधा कनेक्ट किससे होगा? ये सीधा सीधा कनेक्ट होगा हमारे ब्लड से। हम जुकाम हो गया आपको? हाँ, मतलब सुबह से मैं ठीक थी, सुबह उठने के बाद से हो गया है। ठीक है, हिमेटोलॉजी, हिमेटोलॉजी। अच्छा खासा ठंडा मौसम हो रहा है, मौसम ऐसा हो रखा है ना, कभी एसी में, कभी बाहर, कभी ठंड, कभी गर्मी, ऐसे हो। हेमाटोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी नहीं होता है, ब्लड लॉजी। देखो, प्रतिभा क्या नहीं, ब्लड लॉजी। बहुत खूब प्रतिभा, प्रतिभा ब्लड लॉजी नहीं होगा, इट्स हेमाटोलॉजी। ओके, इट्स हेमाटोलॉजी। से क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर हम ब्लड की बात करते हैं, सो व्हाट इज द टोटल ब्लड वॉल्यूम? टोटल ब्लड वॉल्यूम इन ह्यूमन एडल्ट। बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन ह्यूमन एडल्ट, मानव वयस्क के अंतर्गत, मानव वयस्क के अंतर्गत, मानव वयस्क के अंतर्गत रक्त की कुल मात्रा, रक्त की कुल मात्रा, मानव वयस्क के अंतर्गत रक्त की कुल मात्रा, कितना रक्त पाया जाता है?
अगर हम किसी भी ह्यूमन की बात करते हैं, किसी भी मानव की बात करें, बैटरी गई क्या? अगर हम किसी भी मानव की बात करते हैं तो कितना रक्त होता है? ग्राम नहीं, लीटर्स। पता? ये ग्राम्स में नहीं होगा, लीटर्स में होगा। अगर हम बात करते हैं 4 से 5 से 6 लीटर के बीच में होता है। 4 टू 5 टू 6 लीटर। मेजरली कितना होता है? मेजरली जो होता है आपको 4 टू 5 लीटर्स के बीच में होता है। 4 से 5 लीटर के बीच में होता है। देखो, कहते हैं किसी भी इंसान का जो बॉडी मास है, किसी भी इंसान की बॉडी मास का 7%, 7% ऑफ द टोटल बॉडी मास। तो सीधा सीधा आपको यहाँ से एक चीज ध्यान में रखनी है कि क्या इसको, कि अगर ब्लड की बात की जाती है तो कितना ब्लड किसी भी मनुष्य के शरीर में पाया जाता है? एक मानव शरीर के अंतर्गत 7% ऑफ अ टोटल बॉडी मास, ऑफ अ टोटल बॉडी मास, यानी बॉडी मास का 7% होता है। अगर हम बॉडी मास की बात करते हैं तो जो बॉडी मास होता है, बॉडी मास का 7%, ऐसे मान के चलेगा। यानी कि यदि किसी इंसान का वजन 70 किलोग्राम है, जो कि औसत वजन माना जाता है मनुष्य का, ऐसे इंसान में यानी कि 70 का 7% आप देख लो तो कितना बैठेगा? करीबन अगर हम बात करते हैं 4.9 लीटर्स के आसपास, यानी कि 4.9 टू 5 लीटर के आसपास ब्लड इसके शरीर के अंतर्गत आप देखने को मिलेगा। ऐसा इंसान जिसके शरीर का वजन कम से कम, जिसके शरीर का भार 70 किलोग्राम के आसपास है, उसके शरीर के अंतर्गत आपको 4.9 टू 5 लीटर्स के बीच में रक्त देखने को मिलेगा। समझे बात को? ठीक है, चलिए। डन। मैं बैटरी चेंज कर लेती हूँ, बैटरी डिस्चार्ज हो गया। 7%, बिल्कुल सही बात है। अब 1 लीटर रक्त में कितना परसेंट ग्लोबिन प्रोटीन होता है? हम्म। अच्छा कविर, आप बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखो, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, अच्छा मैम मुझे नहीं पता। बेटा मैं तो ग्लोबुलिन भी नहीं जानती, ग्लोबुलिन क्या होता है? ठीक है केविन, फिर मुझे तो ये भी नहीं पता ग्लोबिन क्या होता है। ओके। चलिए सचिन, थैंक यू सो मच मैम, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। देखो, यहाँ पे एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था। क्वेश्चन था, मतलब दोबारा ना मुझे याद है, मतलब नाम मैं भूल गई हूँ। एक लड़की ने क्वेश्चन पूछा था। आपका क्वेश्चन था कि मैम ये बताइए कि किसी इंसान का वजन कम हो जाए तो उसके शरीर में रक्त कितना होगा? देखो, औसतन अगर हम ब्लड की बात करें तो किसी भी मानव के अंतर्गत 4 से 5 से 6 लीटर के आसपास ब्लड होता है। हमने ह्यूमन वेट की बात नहीं की है, हमने बॉडी मास की बात की है। जो वेट होता है, मानव शरीर का जो भार होता है, वो फैट के कारण होता है। घटेगा फैट की कमी से, बढ़ेगा तो फैट के डिपॉजिट होने के कारण। ठीक है, तो फैट की कमी से या फिर फैट के डिपॉजिट होने के कारण वो घटेगा या बढ़ेगा। हमने बॉडी मास का 7% लिया है। बॉडी मास के 7% का मतलब है किसी भी इंसान के शरीर की अगर हम बात करें, उसमें चाहे वो पतला हो चाहे वो बहुत मोटा हो। अब आप कहोगे कि मैम खली का ब्लड कितना होगा? खली के ब्लड में तो बहुत ज्यादा होगा, है कि नहीं?
तो जो खली है, खली के ब्लड की अगर हम बात करते हैं, खली के ब्लड में तो कि बड़ा और भी ज्यादा हो जाना चाहिए। अगर किसी इंसान का वजन 200 किलो है, तो भाई ब्लड उसमें 5 से 6 लीटर ही होगा। उसका जो उसका जो वेट है वो बॉडी फैट के कारण है, वो मसल्स के कारण है। उसकी बोन डेंसिटी ज्यादा है जिसके कारण से उसका वेट है। तो वेट के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ ब्लड ही नहीं होता है। समझे? चलिए बढ़े आगे। बस। तो ये तो बात किसकी हो गई? ये बात हो गई हमारी ब्लड की। दूसरा, सेकंड पॉइंट अगर हम बात करते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा दैट व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ ब्लड। अगर हम बात करते हैं रक्त के तापमान की, टेम्परेचर ऑफ ब्लड, आपसे पूछा जाए टेम्परेचर ऑफ ब्लड, या फिर अगर हम बात करते हैं रक्त का तापमान, रक्त का तापमान, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ ब्लड, रक्त का तापमान, बताइए। मानव रक्त का तापमान कितना होता है? व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन ब्लड? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कर दीजिए। हाँ जी दीपक, बिल्कुल 7% होता है। बट अब ये जो 7% होता है, ये 7% किसका होता है? तो ये 7% जो होता है, ये 7% होता है आपका बॉडी मास का। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन है टेम्परेचर ऑफ ब्लड। अगर हम ब्लड के टेम्परेचर की बात करें, सो व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ ब्लड? दीपक आज ही मिल जाएंगे, सारे मिल जाएंगे, डोंट वरी। आज ही मिल जाएंगे। ये सारे नल्ला है। चलो, टेम्परेचर ऑफ ब्लड, रक्त का तापमान। किसी का भी सही नहीं आया अब तक आंसर, मतलब उल्टा मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इनकी हरकतें देखो, मतलब ये मेरा टेस्ट ले रहे हैं। मैं जो क्वेश्चन इनसे पूछ रही हूँ, ये वो नहीं पूछ रहे। मैम इनको ये बता दो, पहाड़ों पे रहने वाले के अंदर ब्लड ज्यादा क्यों होता है? ना इनको ये बता दो कि ब्लड की पीएच वैल्यू कितना है। पेशेंस रखो। अभी मैंने ये कोई कह दिया चैप्टर खत्म हो गया। हाँ, अब मैं ये कह दूंगी ना कि आज चैप्टर खत्म है, जिस दिन मैंने दी एंड लगा दिया, उस दिन फिर तुम क्वेश्चन करना। जिस क्वेश्चन को मैं पूछ रही हूँ उसका आंसर नहीं करेंगे। नालायक। चलो, ब्लड का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। हालांकि 37 एग्जैक्ट नहीं होता है। ब्लड का टेम्परेचर 37 से 38 के बीच में रहता है। ठीक है। देखो बेटा, मुझे ब्लड बिल्कुल नहीं आता। हमारी बॉडी में ब्लड बनता क्यों नहीं है? अगर ब्लड, ब्लड जमता क्यों नहीं है? हाँ। हाँ जी, बिल्कुल हो जाएगा। दिल्ली पुलिस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कुंदन। ठीक है बेटा। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन पे। अब मैं आपके कमेंट्स नहीं पढ़ने वाली। ओके। अब मैं सीधा पढ़ाने पे फोकस करूंगी। चलो देखो, अगर टेम्परेचर ऑफ ब्लड की बात करते हैं, रक्त के तापमान की बात करते हैं, तो रक्त का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। इसी को आपसे फ़ारेनहाइट स्केल पे पूछा जा सकता है। इसी को आपको केल्विन स्केल पे पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जाए कि 37 डिग्री को अगर हम फ़ारेनहाइट स्केल पे बात करते हैं, तो ये कितना फ़ारेनहाइट होता है? तो फ़ारेनहाइट में अगर आपसे पूछा जाए तो इट इज़ 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास ये होता है। वही केल्विन में अगर आपसे पूछा जाए, केल्विन में कितना? 310 केल्विन के आसपास हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है। दिस इज द ब्लड टेम्परेचर। ये क्या है ओवरऑल, अगर हम ब्लड के टेम्परेचर की बात करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ अ ब्लड? व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड? पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड अगर आपसे पूछ लिया जाए, यानी कि रक्त का पीएच मान, अगर आपसे रक्त का पीएच मान पूछ लिया जाए, तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? ठीक है, बताइए। तो रक्त पीएच मान कितना होता है? तो दैट इज 7.4। रक्त
पीएच मान होता है बेटा 7.4। तो 7.4 का मतलब क्या है? यहां से क्वेश्चन आपसे बनता है, व्हाट इज एक्चुअली द नेचर ऑफ ब्लड। अगर हम रक्त की प्रवृत्ति की बात करते हैं, आपको बताना है कि रक्त की प्रवृत्ति क्या होगी। ठीक है, यहाँ पर प्रवृत्ति की बात करेंगे हम, और किसकी प्रवृत्ति की? तो रक्त की प्रवृत्ति आपको बतानी है। नेचर ऑफ ब्लड, दैट एक्चुअली व्हाट इज द नेचर ऑफ ब्लड। 7.4 का मतलब क्या है? 7.4 में हमारा जो ब्लड होगा, आपको बताना है कि ये ब्लड आपका एसिडिक नेचर का होगा, यानी कि अम्लीय प्रवृत्ति का है। अम्लीय प्रवृत्ति में है, अम्लीय प्रवृत्ति में ये है। या फिर अगर हम बात करते हैं, ये बेसिक नेचर का होगा। इट इज बेसिक इन नेचर, ये क्षारीय प्रवृत्ति का है। या फिर आपसे पूछा जाए, इज न्यूट्रल इन नेचर, ये कैसा है? ये न्यूट्रल है, ये प्रवृत्ति में उदासीन होता है। उदासीन होने के साथ साथ अगर आपसे पूछ लिया जाए, अभी आपने खून पिया है अपना, तो देखा होगा ना, चोट लग जाती है, तुरंत पीते हैं, हल्का सा खारा खारा होता है। तो कहीं ये सॉल्टी नेचर का तो नहीं है? सॉल्टी यानी कि लवणीय प्रवृत्ति का तो नहीं है? लवणीय होता है ना, हल्का सा सॉल्टी सा लगता है, हल्का सा। आप बताओ व्हाट इज द राइट आंसर। चलिए, अगर 7.4 की बात करते हैं, पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड एज द 7.4, तो ये कैसा है? ये क्षारीय है। बहुत खूब। देखो, अब थोड़ी देर के लिए केमिस्ट्री में लेकर के चलती हूँ। केमिस्ट्री में आपने एक पॉइंट पढ़ा है, पीएच स्केल। और पीएच स्केल यानी कि आपने पीएच मान पढ़ा है। अगर हम पीएच मान की बात करते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, जो पीएच मापन होता है, यानी कि पीएच स्केल। एक साइंटिस्ट आते हैं जिन्होंने पीएच स्केल के बारे में बताया, और साइंटिस्ट का नाम क्या है? साइंटिस्ट का नाम है एसपीएल सोरेनसन। तो भाई एसपीएल सोरेनसन नाम के एक भाई साहब आते हैं, और ये क्या करते हैं, इन्होंने एक स्केल दे दी 0 से 14 की रेंज में। इन्होंने क्या किया, ये उठे और उठ के इन्होंने क्या किया, 0 से लेकर के 14 की रेंज पे एक स्केल दे दी, और इन्होंने कह दिया कि भाई 7 एक रेफरेंस पॉइंट होगा। यदि किसी भी पदार्थ का पीएच मान 7 है, यानी कि उसके अंदर हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है वो 7 है, तो वो नेचर में कैसा होगा? वो नेचर में, वो प्रवृत्ति में न्यूट्रल होगा, यानी कि वो कैसा होगा? वो उदासीन होगा। अगर आप 7 से 0 की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 7 से कम अगर उसका पीएच मान है, तो वो नेचर में कैसा होगा? वो पदार्थ नेचर में आपका एसिडिक होगा। वो पदार्थ नेचर में आपका अम्लीय होगा। ठीक है, एसिडिक होगा, या फिर वो नेचर में कैसा होगा? वो नेचर में अम्लीय होगा। वही अगर हम बात करते हैं आपकी, अगर आप 7 से 14 की तरफ चलते हैं, 8 9 10 11 12 13 14, कि अगर 8 9 10 11 12 या 13 14 के बीच में किसी भी पदार्थ का पीएच मान है, तो वो नेचर में कैसा होगा? वो नेचर में बेसिक होता है। वो नेचर में क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। किसने बताया? ये हमें एसपीएल सोरेनसन ने बताया। एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं, मैम पीएच की अच्छा केविंद्र, तुम ही पूछ रहे हो, ठीक है। बताइए, केमिस्ट्री वाले सर आपको बताएंगे कि पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है। बट पीएच की फुल फॉर्म होती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन। इट्स फुल फॉर्म इज, पी का मतलब है यहाँ पर या तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच स्केल बताता है किसी भी सॉल्यूशन के अंतर्गत कितनी पीएच आयन की कंसंट्रेशन है, पीएच आयन की मात्रा को बताता है। पीएच आयन की मात्रा को ये दर्शाता है। ठीक है, 7.4 ब्लड का पीएच मान कितना है? 7.4 कहीं यहाँ पर लाई करेगा। एसपीएल सोरेनसन के हिसाब से रक्त 7.4 है, तो ये किस नेचर में होना चाहिए? ये आपका बेसिक नेचर में होना चाहिए। ये आपका किस नेचर में होना चाहिए? शुड बी बेसिक इन नेचर, ये बेसिक नेचर का होना चाहिए। बट नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी आंसर आपका सही नहीं है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है दैट एक्चुअली व्हाट इज द नेचर ऑफ ब्लड, रक्त की प्रवृत्ति कैसी होती है,
भाई रक्त की प्रवृत्ति होती है एल्केलाइन। दैट इज एल्केलाइन इन नेचर। तो ध्यान रखिएगा ये नेचर में कैसा होता है, एल्केलाइन प्रवृत्ति का होता है। ना ये अम्लीय प्रवृत्ति का है और ना ही ये क्षारीय प्रवृत्ति का है। ठीक है, ना ही तो ये अम्लीय प्रवृत्ति का है और ना ही ये क्षारीय प्रवृत्ति का है। कोई भी ऐसा पदार्थ जो ना अम्लीय प्रवृत्ति का होता है ना क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, जल के अंतर्गत पूर्ण रूप से घुलनशील होता है, ऐसे पदार्थ को हम एल्केलाइन कहते हैं। इसका मतलब क्या है, 7.4 हल्का सा बेसिक है। या तो आपको ऑप्शन में एल्केलाइन मिलेगा, अगर आपको ऑप्शन में बेसिक मिले तो आपका बेसिक जो है ये बिल्कुल गलत है। आपको ऑप्शन में क्या मिलेगा, या तो आपको ऑप्शन में मिलेगा एल्केलाइन। अगर एल्केलाइन ऑप्शन में ना हुआ तो दूसरा आपको ऑप्शन में यहाँ पर क्या मिलेगा, आपको ऑप्शन में मिलेगा स्लाइटली बेसिक। ये कैसा है नेचर में, स्लाइटली बेसिक है, यानी कहने का मतलब क्या है, ये हल्का क्षारीय प्रवृत्ति में है। ये क्षारीय प्रवृत्ति में नहीं है, ये हल्का क्षारीय प्रवृत्ति में है। इट इज स्लाइटली बेसिक। आप सिर्फ दो ही ऑप्शन के साथ जाएंगे अगर आपसे ब्लड की नेचर पूछ लिया जाए, या तो एल्केलाइन ऑप्शन में दे रखा हो या फिर हल्का क्षारीय स्लाइटली बेसिक आपको ऑप्शन में दे रखा हो। अगर किसी का पीएच मान 7 होता है तो वो न्यूट्रल होता है, उदासीन है, ना एसिडिक है ना बेसिक है। एल्केलाइन में एक और चीज आ गई है, ये ना एसिडिक है ना बेसिक है, ये वाटर के अंदर कंप्लीटली सॉल्युबल होता है, जल में पूर्ण रूप से घुल जाता है। इसलिए आपने देखा होगा अगर रक्त पानी में गिर जाए तो पूर्ण रूप से पानी में वो घुल जाता है। ठीक है, समझे बात को। चलिए देखो, नेक्स्ट ये बात किसकी हो गई, ये बात हो गई टेम्परेचर ऑफ ब्लड, नेचर ऑफ ब्लड की रक्त की प्रवृत्ति कैसी होती है। तो रक्त की प्रवृत्ति होती है हल्की क्षारीय। ये हल्का क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, हिंदी में आपको हल्का क्षारीय ही मिलेगा। एल्केलाइन हो या फिर स्लाइटली बेसिक हो, दोनों का मतलब हल्का क्षारीय ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। ये बात हो गई हमारी पीएच स्केल की, ये बात हो गई हमारे पीएच मान की। रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो हम बात करेंगे एक्चुअली कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ अ ब्लड। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ अ ब्लड, कंपोजिशन ऑफ अ ब्लड की हम बात करेंगे। यानी कि हम किसकी बात करेंगे, बात करेंगे रक्त की संरचना, कि किन किन चीजों से मिलकर के एक्चुअली हमारा रक्त जो है बना हुआ है। अगर हम ब्लड की बात करें, हमारा जो ब्लड है, थैंक यू सो मच एवरीवन। अंजलि आज आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी, आज क्लास के बाद मैं आपको सारी, मैं खुद ही अपलोड कर दूंगी। ठीक है, मैं टीम को भी नहीं भेजूंगी, मैं खुद ही अपलोड कर दूंगी। ठीक है, बट आज आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। कंपोजिशन ऑफ ब्लड, रक्त की संरचना। अब अगर हम रक्त की संरचना की बात करें, देखो हमारे शरीर में जो 5 से 6, 4 से 5 से 6 लीटर ब्लड है, एक्चुअल में ये ब्लड, ये रक्त किस चीज से मिलकर के बना हुआ है। अगर हम अपने ब्लड की बात करें तो ये बेसिकली दो तरीके के पदार्थ इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, एक, सबसे पहले अगर मैं ब्लड की बात करती हूँ, ब्लड का जो 55% हिस्सा है, हमारे रक्त का 55% हिस्सा हमें द्रव के रूप, हमें लिक्विड के रूप में, यानी कि हमें द्रव के रूप में प्राप्त होता है। ये हमें लिक्विड के स्टेट में मिलता है अगर हम 55% पार्ट ऑफ ब्लड की बात करें। और ये जो 55% द्रव के रूप में पाए जाने वाला हिस्सा है, इसको हम रक्त प्लाज्मा का नाम देते हैं। इसको जाना जाता है ब्लड प्लाज्मा के नाम से। दिस इज नॉन एज द ब्लड प्लाज्मा। तो हमारे रक्त का जो 55% हिस्सा है, ये 55% हिस्सा हमें द्रव के रूप में प्राप्त होता है, और ये जो द्रव है, इस द्रव को हम प्लाज्मा के नाम से जानते हैं, इसको हम ब्लड प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अगर हम बात करते हैं आपका, वही इसका जो बचा हुआ 45% हिस्सा है, अब जो बचा हुआ 45% हिस्सा है, ये 45% हिस्सा हमें हमेशा सॉलिड के रूप में प्राप्त होता है। देखो हमें दिखाई नहीं देता, अगर चोट लगे तो हमें क्या दिखाई देता है, हमें तो सिर्फ लिक्विड लिक्विड बहता हुआ दिखाई देता है। हमें सॉलिड हिस्से को देख नहीं पाते क्योंकि बहुत छोटा होता है, माइक्रोन मीटर में साइज होता है। बट अगर इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ले जाया जाए तो इसको देखा जा सकता है। तो यहाँ पर अगर हम सीधा सीधा
45% सॉलिड पार्ट की बात करें, हमारे रक्त का जो 45% ठोस हिस्सा है, इस ठोस हिस्से को, इस ठोस भाग को हम किस नाम से जानते हैं? तो इस ठोस हिस्से को या फिर ठोस भाग को हम जानते हैं सेल्स के नाम से। ये कहलाती है ब्लड सेल्स, या फिर इन्हीं को हम किसका नाम देते हैं? कोशिकाओं का नाम देते हैं। यानी कि 45% हिस्सा हमारे रक्त का कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है, और वही 55% हिस्सा जो है द्रव है, जो कि जिसको हम रक्त प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। तो अगर हम बात करते हैं इस प्लाज्मा की, ये जो 55% द्रव भाग है, ये जो 55% लिक्विड पार्ट है, इस प्लाज्मा का देखो, इस 55 का, ये जो 55 है, मैं बात करूं तो इस 55 का, इस 55 का 90% सिर्फ और सिर्फ क्या पाया जाता है? सिर्फ और सिर्फ वाटर पाया जाता है। सबसे पहले, कुल ब्लड का 55% हिस्सा द्रव, जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, और इस 55 का 90% हिस्सा सिर्फ वाटर पाया जाता है। और इस वाटरिश पार्ट को हम किस नाम से जानते हैं? ब्लड का, अच्छा इसको बाद में बताते हैं। सबसे पहले 90% हिस्सा जो है वाटर है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, 7% हिस्सा जो होता है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ होता है, जिसको हम प्लाज्मा प्रोटीन के नाम से जानते हैं। तो 7% हिस्सा जो है, ये सिर्फ प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ होता है। वहीं अगर मैं बात करती हूँ आपका बचा जो 2 से 3% हिस्सा है, करीबन अगर 2% के आसपास हम बात करें, तो 2% के आसपास बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, हमारे शरीर के अंतर्गत वो पाए जाते हैं। और 1% के आसपास पाए जाते हैं सॉल्ट्स, यानी कि लवण। सॉल्ट्स, या फिर अगर हम लवण की बात करें, या फिर मिनरल्स अगर हम खनिज की बात करें। सॉल्ट्स एंड मिनरल्स यानी कि लवण और खनिज पाए जाते हैं 1% हिस्से के अंदर। और 2% हिस्से में क्या पाए जाते हैं? 2% हिस्से में पाए जाते हैं एंजाइम। यानी कि कुल मिलाकर के अगर मैं कहूँ, 2 से 3% हिस्सा हमारे रक्त का ऐसा है, जिसके अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ हमें क्या देखने को मिलते हैं? हमें सोल्ट्स, मिनरल्स और एंजाइम ही देखने को मिलते हैं, अगर हम रक्त प्लाज्मा की बात करें। अंश पूछ रहे हैं क्लास नोट्स कैसे बनाएं। अंश, जैसे जैसे क्लास चल रही है वैसे वैसे बनाते चलो। क्लास नोट्स बनाने में अगर कोई दिक्कत होती है, तो एक ई बुक अपलोड है, आप उस ई बुक को डाउनलोड करो, उससे थोड़ा सा हिंट ले लीजिए, वहां से आपको पता चल जाएगा नोट्स कैसे बनाने हैं। चलो मैं आपको दिखा देती हूँ कि आप लोगों को अगर नोट्स बनाने में किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत होती है, कैसे बनाए इसको कंप्लीट करा के। ठीक है, हमारे रक्त का 45% हिस्सा किस चीज से मिलकर के बना हुआ है? सेल से, कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। और ये जो 45% पार्ट है, इस 45% हिस्से के अंदर कितनी प्रकार की रक्त कोशिकाएं आती है? तो बेसिकली 3 प्रकार की रक्त कोशिकाएं आती है। और कौन कौन सी 3 प्रकार की रक्त कोशिकाएं हैं? सो वन इज आरबीसी, और करीबन 90% के आसपास सिर्फ और सिर्फ आरबीसी पाई जाती है। देखो, इस 45 का 90%, बस 45 का 90% सिर्फ आरबीसी होती है। वहीं बस 45 का अगर मैं 2% की बात करूं, तो 2% में डब्ल्यूबीसी आ जाती है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। और करीबन इस 45 के 2% में डब्ल्यूबीसी है। और इसी 45 के 8% में आती है प्लेटलेट्स, जिनको हम किस नाम से जानते हैं? जिनको हम जानते हैं बिम्बाणु के नाम से, प्लेटलेट्स, या फिर इन्हीं को हम किसका नाम देते हैं? बिम्बाणु। और कितनी प्रतिशत होती है? करीबन अगर मैं बात करूं, यहाँ पर 8% के आसपास प्लेटलेट्स हैं, 2% के आसपास डब्ल्यूबीसी, और 90% के आसपास है आरबीसी। 90%, 2% और 8%। ठीक है, देन बताइए।
अच्छा, पाठक हटा दिया मोहित। देखो कितने चालाक लोग हैं। मोहित को कल डांट पड़ी थी तो मोहित ने, अच्छा इसी बैच में पड़ी थी किसी दूसरे में थी? मोहित पूछिए सबसे ज्यादा चैम्बर किस में होते हैं, तो बताओ भाई कमेंट सेक्शन में सबसे ज्यादा चैम्बर किस में होते हैं। लास्ट टू लास्ट क्लास में पढ़ाया था। सबसे ज्यादा चैम्बर कॉकरोच में होते हैं हृदय मोहित, और 13 चैम्बर पाए जाते हैं। ठीक है, चलो। तो ये है हमारी ब्लड की क्लासिफिकेशन। अगर हम रक्त की संरचना की बात करें कि किन किन चीजों से मिलकर के बना हुआ है हमारा रक्त, तो हमारे रक्त का जो 55% हिस्सा है ये प्लाज्मा है। प्लाज्मा का जो 55 का 90% वाटर होता है। और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, और क्वेश्चन कैसे पूछता है कि रक्त वह भाग जिसके अंतर्गत कोशिकाएं नहीं मौजूद है, दैट पार्ट ऑफ ब्लड विच इज डिवॉइड ऑफ द सेल्स, यानी कि कोशिका वहीन रक्त के भाग को हम क्या कहते हैं। देखो कोशिका को हटा दो, आपने क्या किया, कोशिकाओं को हटा दिया। कोशिकाओं को हटा दो तो सिर्फ लिक्विड बचा, के लिक्विड वाला पार्ट बचा, और इसको हम किस नाम से जानते हैं, ब्लड प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। दूसरा पॉइंट अगर आपसे पूछा जाए कि भाई अगर दैट पार्ट ऑफ ब्लड व्हिच इज डिवॉइड ऑफ सेल, प्रोटीन एंड एंजाइम, रक्त का वह भाग जिसमें ना कोशिका होती है, ना प्रोटीन होता है, ना एंजाइम होता है, किसकी बात कर रहा है, इस 90% हिस्से की बात कर रहा है। और इस 90% हिस्से को हम सिरम के नाम से जानते हैं। इसको हम किसका नाम देते हैं, तो इस हिस्से को हम सिरम का नाम देते हैं, इसको हम जानते हैं सिरम के नाम से। इसको सिरम कहा जाता है, दैट इज नॉन एज द सिरम। तो रक्त का वह भाग, ठीक है। रक्त का, आरती कह रही है मैम आपने हमारा कमेंट नहीं पढ़ते। हाँ, क्या आरती, कुछ भी। मैं इस तरीके के किसी के कमेंट्स नहीं पढ़ती, और ऐसे कमेंट्स देख के ना मुझे इरिटेशन होती है। चैट डिसेबल कर दूंगी मैं अगर ये हरकत दोबारा की। क्या है ये, बच्चे को हो यार। मुझे किसी भी की को भी कमेंट से, अगर आपका कोई ढंग का कमेंट होता, आपको कोई क्वेश्चन होता, तो मैं पढ़ती कि नहीं पढ़ती, कुछ भी। बताओ इन बच्चों का क्या रिप्लाई करो। हम आपको, हमसे दुश्मनी है, आपने हमारा एक भी कमेंट नहीं पढ़ा। दुनिया भर के कमेंट चलते हैं यहाँ पे। मत करना ऐसा कमेंट दोबारा, कोई भी मत करना। चैट डिसेबल कर दूंगी मैं। बताओ, समझ आया कि नहीं आया। प्यार अपनी जगह है, बट ये बच्चों वाली बातें नहीं। इतने छोटे नहीं हो गए, रह गए हो तुम, मेच्योरिटी लेवल तुम्हारे अंदर बहुत है। ठीक है सरकार, चलिए। बताओ इतना क्लियर हुआ कि नहीं, यस और नो, इज इट क्लियर। राधे राधे सभी को, सभी को नमस्कार। ओके। आरती ऐसे कमेंट्स आप नहीं करोगे, आपका मुझे मुझे आपका नाम याद हो गया यार। उस दिन से पढ़ाते पढ़ाते मुझे आरती का नाम याद हो गया है। मुझे ये पता है, मुझसे कोई पूछे आरती किस बैच में, मैं तुरंत बता दूंगी। चलिए, बट अब सबसे पहले हम किसको उठाएंगे, सबसे पहले हम उठाएंगे रक्त प्लाज्मा को। ठीक है, रक्त प्लाज्मा की अगर हम बात करते हैं, तो रक्त प्लाज्मा को हम उठाएंगे, और रक्त प्लाज्मा को हम पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इतना क्लियर है ना, इसमें किसी को तो डाउट नहीं है, तो आपसे पूछ लिया जाए। नेक्स्ट, चलिए, हेडिंग लगाइएगा ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा, यानी कि अगर हम बात करते हैं रक्त प्लाज्मा। नाउ व्हाट इज ब्लड प्लाज्मा। देखो कोविड के टाइम पे आपने सुना होगा, जो लोग कोविड से रिकवरी कर रहे थे, तो डॉक्टर्स उनको क्या कह रहे थे, डॉक्टर्स उनको सीधा सीधा कह रहे थे कि आप अपने ना ऐसा करो, रक्त प्लाज्मा को डोनेट करके आ जाओ। तो अब ये रक्त प्लाज्मा होता क्या है, ठीक है। देखो, ब्लड प्लाज्मा है, सबसे पहले हमने देखा 55% लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, 55% लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, पार्ट ऑफ ब्लड, रक्त 55% द्रव भाग, या फिर रक्त का 55% द्रव हिस्सा, रक्त का 55%
द्रव भाग। इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं ब्लड प्लाज्मा के नाम से। ठीक है। अब ये जो ब्लड प्लाज्मा है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इस ब्लड प्लाज्मा का कलर कैसा होता है? व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड प्लाज्मा? रक्त प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? ये आपको बताना है। एक्चुअली व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड प्लाज्मा? रक्त प्लाज्मा का रंग कैसा है? रक्त प्लाज्मा के रंग की बात करते हैं तो आपने देखा है, देखो ब्लड हमें किस कलर का दिखाई देता है? रेड कलर का दिखाई देता है। बट रक्त प्लाज्मा है, देखो रक्त प्लाज्मा आपको दिखाते हैं कि किस टाइप से हमारा ब्लड प्लाज्मा होता है अगर ब्लड प्लाज्मा की बात की जाए। लेट जस्ट हैव अ लुक वंस। देखो एक बारी। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा इसका कलर होता है येलो कलर का। अगर आप देखोगे तो आपको दिखाते हैं जो ब्लड प्लाज्मा होता है, हमारे रक्त प्लाज्मा का रंग होता है येलो। पेल येलो कलर का, हल्के पीले रंग का होता है हमारा ब्लड प्लाज्मा। देखो आप ये देख पा रहे हो, हमारा ये ब्लड, अगर हम ब्लड के फ्लो की बात करें तो हमारा जो रक्त, देखो ये रक्त प्लाज्मा है। ये जो पैकेट में ब्लड में से निकाला गया है, ब्लड में से निकाला गया है, और ये है रक्त प्लाज्मा। और ब्लड जो होता है, तब हमारा ब्लड फ्लो करता है तो हमारे रक्त का जो 55% हिस्सा होता है, तब हमारी बॉडी के अंतर्गत हमारे रगों में हमारा रक्त दौड़ता है। तो हमारे रक्त में अंदर क्या होता है? येलो कलर का एक लिक्विड होता है, येलो कलर का एक पार्ट होता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? जिसको हम रक्त प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। तो हमारा जो ब्लड प्लाज्मा है दैट इज येलो इन कलर। रक्त प्लाज्मा जो होता है पीले रंग का होता है, और उसी के अंदर आरबीसी या फिर डब्ल्यूबीसी आपको देखने को मिलती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दैट व्हाट इज द कलर ऑफ द ब्लड प्लाज्मा, तो हमारे रक्त का जो रंग होता है दैट इज पेल येलो। तो इसका कलर कैसा है? इसका कलर होता है पेल येलो। पेल येलो का मतलब क्या है? पेल येलो का मतलब है हल्का पीला। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि रक्त प्लाज्मा का पीला रंग किसके कारण से पाया जाता है? इसके पीछे का रीजन क्या है? ड्यू टू। तो ये जो पेल येलो कलर है इट इज ड्यू टू। इसके पीछे का कारण क्या है यार? कारण बता दो कि मैम ये तो बताओ, रक्त प्लाज्मा पीले रंग का है, हमें तो लाल रंग का दिखाई देता है। ये जो पीले रंग का है, तो ये पीले रंग का क्यों दिखाई देता है? केवल जो सिर्फ तुम्हारे पिंक रंग का है, बाकी किसी का पिंक नहीं है। ठीक है। टोटल का 55%, लिक्विड पार्ट का नहीं, टोटल का 55% ब्लड प्लाज्मा है। ठीक है, अब ये येलो किसके कारण है? तो इसका येलो होने के पीछे का कारण है, देखो हमारे शरीर में डार्क ब्राउन कलर का एक ऑर्गन पाया जाता है, जिस ऑर्गन को हम किस नाम से जानते हैं? कुछ इस तरीके का, हमारे शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग, जिसको हम किसका नाम देते हैं? जिसको हम नाम देते हैं लिवर का। तो हमारे शरीर का जो दूसरा सबसे बड़ा अंग होता है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं लिवर के नाम से। इसको हम जानते हैं यकृत के नाम से। ये जो यकृत होता है, ये क्या करता है? यकृत एक जूस सिक्रेशन करता है, ये एक रस का स्रवन करता है। और ये किस रस का स्रवन करता है? तो हमारा जो यकृत है, एक्चुअल में ये ना पित्त रस का श्रवण करता है, प्रोड्यूसेस बाइल जूस। ये बाइल जूस का प्रोडक्शन करता है। और जो बाइल जूस होता है, उस बाइल जूस के अंतर्गत दो पिगमेंट पाए जाते हैं। इट इज हैविंग द टू पिगमेंट्स। इसके अंतर्गत दो पिगमेंट्स होते हैं, दो वर्णक पाए जाते हैं। ये पिगमेंट्स कौन कौन से हैं? अगर हम बात करते हैं, वन इज बिलीरुबिन। एक कौन सा होता है? एक होता है बिली रुबिन की अगर हम बात करते हैं, वन इज बिलीरुबिन। एक होता है बिलीरुबिन और दूसरा कौन सा होता है? बिलीरुबिडिन। बिलीरुबिन और बिलीरुबिन के साथ साथ अगर हम बात करते हैं, इसी के अंतर्गत दूसरा पिगमेंट कौन सा होता है, या फिर दूसरा वर्णक कौन सा होता है? दैट इज बिलीविडिन। बिलीविडिन की अगर हम बात करते हैं,
बिली वर्डेन। बिली वर्डेन हम इसको कहते हैं, बिलीरुबिन या फिर बिली वर्डेन की अगर बात की जाती है, ठीक है। ये जो बिलीरुबिन है, सबसे पहले अगर हम बिलीरुबिन की बात करें, बिलीरुबिन का रंग कैसा होता है? अगर आपसे बिलीरुबिन का रंग पूछ लिया जाए, इस बिलीरुबिन का रंग भी कैसा होता है? पेल येलो होता है। इसका कलर कैसा होता है? पेल येलो, यानी कि इसका रंग होता है हल्का पीला। और यही क्या करता है, इसका कार्य क्या है? इसका रंग होता है हल्का पीला, और जो बिलीवर्डिन होता है इसका कलर होता है ग्रीन, इसका कलर होता है हरा। अभी हमें बिलीवर्डिन से कोई मतलब नहीं है, इसका कोई फंक्शन नहीं है। ब्लड में फंक्शन किसका है? ब्लड में फंक्शन है बिलीवर्डिन का। ब्लड के अंतर्गत फंक्शन किसका है? तो ब्लड के अंतर्गत फंक्शन है बिली रुबिन का, नॉट बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन का कार्य क्या है? अगर आपसे बिलीरुबिन का कार्य पूछा जाए, तो भाई इसका कार्य क्या है? एक्चुअल में इसका कार्य है, ये हमारे रक्त प्लाज्मा को पीला रंग देता है। हो, बिलीरुबिन का कलर कैसा है? बिलीरुबिन का कलर है पीला। तो इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है रक्त प्लाज्मा को पीला रंग देना। रक्त प्लाज्मा, रक्त प्लाज्मा को पीला रंग देना, को पीला रंग देना। Gives a pale yellow color to our blood plasma. Okay, it gives a pale yellow color to our blood plasma. It gives pale yellow color to our blood plasma. ठीक है, it gives pale yellow color of our blood plasma. यानी कि इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है ये हमारे, ठीक है, ये हमारे रक्त को हल्का पीला रंग प्रदान करता है। अरे वाह! आर रहमानी जी, थैंक यू सो मच। वाओ मैम, आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ा रही हैं। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। बस आप लोग यूँ ही पढ़ते रहो। अब देखो यहाँ से, ये जो बिलिरुबिन है, इसका कार्य होता है हमारे रक्त प्लाज्मा को पीला रंग देना। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हमारे रक्त प्लाज्मा का पीला रंग किसके कारण है? तो ये होता है ड्यू टू बिलीरुबिन। ये बिलीरुबिन के कारण होता है। इट इज़ ड्यू टू बिलीरुबिन। ये बिलीरुबिन के कारण होता है। इट इज ड्यू टू बिलीरुबिन। ओके, ये बिलीरुबिन के कारण ऐसा होता है। इट इज ड्यू टू बिलीरुबिन। रिंकू कह रहे समझ में नहीं आ रहा है, क्लियर लिखो। क्या समझ नहीं आ रहा है रिंकू? उसमें लिखा हुआ समझ नहीं आ रहा है यार। इतनी तो बेकार हैंड राइटिंग नहीं है जो आपको समझ ना आ रहा हो। क्या समझ नहीं आ रहा? हाँ जी मोहित, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए। अच्छा, प्रदीप पूछ रहे पोटी का कलर पीला। अच्छा, आपकी पोटी का कलर पीला होता है? ऐसा कुछ नहीं है भाई। पोटी का कलर बिलीरुबिन से रिलेट नहीं करता। ना ना, देखो। अच्छा, पोटी का कलर अगर आपने पूछा, उससे मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ। येलो कलर से ना 3 क्वेश्चन पूछ लेता है। ये यहीं पे कवर करा देते हैं। आ जाओ, देखो। हमारे शरीर में 3 येलो, मतलब हमारे एग्जाम्स में येलो कलर से 3 क्वेश्चन पूछता है। अगर हम येलो कलर की बात करें, अगर हम पीले रंग की बात करते हैं, तो पीले रंग से ना 3 क्वेश्चन बनते हैं। 3 क्वेश्चन है जो पूछता है। कौन-कौन सा? ठीक है, सबसे पहला अगर हम बात करते हैं येलो कलर, अगर हम पीले रंग की बात करें, सबसे पहला आपसे पूछ लेता है कि ये बताओ, देखो एक तो हमने देखा ब्लड प्लाज्मा। हमने क्या देखा? ब्लड प्लाज्मा।
यानी कि अगर हम बात करते हैं रक्त प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा, या फिर अगर मैं बात करती हूँ रक्त प्लाज्मा का पीला रंग किस कारण से होता है। डेली क्लास आपकी 1.5 घंटे की ही चलेगी, क्योंकि फटाफट टॉपिक खत्म हो जाता है, टॉपिक भी खत्म हो जाता है और चीजें भी समझ आती है, मजा आ जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, ब्लड प्लाज्मा के अलावा दूसरा हमारा येलो कलर से पार्ट पूछ लेता है। देखो, हमारे यूरिन का कलर कैसा होता है? पीला। यूरिन यानी कि अगर हम मूत्र की बात करें, हमारे मूत्र का रंग होता है पीला, यूरिन का कलर होता है येलो। ठीक है, यूरिन। और तीसरा आपसे पूछता है गाय का दूध का पीला कलर, येलो कलर ऑफ काउ मिल्क, यानी कि गाय का दूध। ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं येलो कलर से पूछे जाते हैं। तो देखो, जैसे अगर आपसे रक्त प्लाज्मा का पीला रंग पूछा जाए, सरकार ये किसके कारण होता है? ये होता है बिली रुबिन के कारण, बिली रुबिन। ठीक है, ये किसके कारण होता है? दैट इज ड्यू टू बिली रुबिन। ये होता है आपका बिली रुबिन के कारण, बिली रुबिन के कारण ऐसा होता है। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करते हैं यूरिन, दूसरा अगर हम बात करते हैं मूत्र। अगर हम यूरिन की बात करें, यूरिन का कलर पीला किसके कारण होता है? यूरिन का पीला कलर होता है हमारा यूरोक्रोम के कारण। सब्सटेंस होता है, एक पिगमेंट होता है यूरोक्रोम, जिस यूरोक्रोम के कारण हमारे मूत्र का या हमारे यूरिन का पीला कलर होता है। ठीक है, आपसे नेक्स्ट पूछे जाए ब्लड, काउ मिल्क, गाय का दूध। गाय के दूध का जो पीला रंग होता है, वो किसके कारण होता है? दैट इज ड्यू टू कैरोटीन। या तो आपको ऑप्शन में सिर्फ कैरोटीन देगा, अगर कैरोटीन नहीं दिया तो आपको ऑप्शन में क्या देगा? ऑप्शन में देगा बीटा कैरोटीन। ठीक है, और अगर आपको ऑप्शन में बीटा कैरोटीन भी ना दिया तो तीसरा प्रोबेबिलिटी क्या बनती है? तीसरी प्रोबेबिलिटी बनती है बीटा कैरोटीन प्लस राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन, और राइबोफ्लेविन क्या है? इट्स येलो विटामिन। देखो, बीटा कैरोटीन एक प्रोटीन है। ठीक है, बीटा कैरोटीन क्या है? अगर बीटा कैरोटीन की बात करें हम, ये एक प्रोटीन होता है, और राइबोफ्लेविन जो है इट इज अ विटामिन। और राइबोफ्लेविन क्या है? राइबोफ्लेविन होता है विटामिन, और कौन सा विटामिन है? विटामिन बी 2। तो गाय के दूध में विटामिन बी 2, और विटामिन बी 2 के साथ साथ अगर हम बात करते हैं, इसके अंतर्गत आपको क्या देखने को मिलता है? इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलता है कैरोटीन। ठीक है, बताइए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए, डन। नेक्स्ट, तो ये बात किसकी होगी? ये बात होगी आपकी, डन यहाँ पर। सो दैट विल बी द ब्लड प्लाज्मा, रक्त प्लाज्मा। 12 बजे शिवान सर की क्लास है, शिवान सर को टाइम चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि साइंस की क्लास डेली आपकी 11 से 12:30 ही चलेगी, जिस टाइम पर चलती आ रही है। तो साइंस की क्लास का टाइम चेंज नहीं होगा। अगर शिवान सर ने गलती से क्लास लगाई है 12 बजे, तो वो अपनी क्लास का टाइम चेंज कर लेंगे। ठीक है, चलिए, इतना क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पर, ये 2 पिगमेंट है, इन दोनों पिगमेंट के बारे में आपको पता है। नेक्स्ट, अब एक चीज देखिएगा यहाँ पर, 3 क्वेश्चन, ये तीनों कलर आपको पता चल चुके हैं ना कि किस कारण से ऐसा है। 3 येलो कलर से आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक चीज ध्यान रखिएगा। हमने देखा कि हमारे रक्त का पीला रंग किसके कारण से होता है? तो हमारे रक्त का पीला रंग होता है बिलीरुबिन के कारण से। अब अगर किसी भी कारण से हमारे लिवर में कोई खराबी हो जाए, अगर हमारे लिवर में या हमारे यकृत में कोई खराबी हो जाए, यहां से बिलिरुबिन की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाए, तो यहां से आपसे क्या पूछा जाता है? एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, और क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। देखो, क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, अगर हमारे शरीर के अंतर्गत बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ती है, ठीक है, क्वेश्चन है आपसे पूछ ले, हाइपर सिक्रीशन ऑफ बिलिरुबिन के कारण एक रोग होता है जिसको हम जानते हैं जॉन्डिस। जॉन्डिस, या फिर जिसको हम किस नाम से जानते हैं? जिसको हम जानते हैं पीलिया के नाम से।
यानी कि हमारे पूरे के पूरे शरीर में येलोनेस, यानी कि पीला 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 जो है, पीला पीला पूरे शरीर में हमारी दिखाई देने लगता है। हमारी पूरी जो स्किन है, हमारी पूरी स्किन में येलोनेस, पीलापन झलकना शुरू हो जाता है। हमारे यूरिन का कलर लाइट येलो से डार्क येलो हो जाता है। आंखों का जो श्वेत पटल वाला भाग है, व्हाइट स्कैलेरा वाला पार्ट है, जो सफेद दिखने वाला भाग होता है आंखों का, पुतली के आसपास का, पीला-पीला दिखाई देने लगता है। हमारे जो नाखून होते हैं, वो आपके डार्क येलो हो जाते हैं। तो ऐसा कब होता है? पीलिया में होता है, जिसको हम येलो फीवर भी कहते हैं। जॉन्डिस को हम एक और नाम से जानते हैं, जॉन्डिस को हम येलो फीवर भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज येलो फीवर। इसको हम किस नाम से? इसको हम पीला ज्वर भी कहते हैं। ठीक है? येलो फीवर, या फिर अगर हम इसको पीला ज्वर भी कहते हैं। रितेश, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है तो आपको दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब आपका बेसिक्स बिल्कुल ज़ीरो है। आपने पहले कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में अगर इतना आसान शब्दों में पढ़ा है वो आपको समझ नहीं आ रहा, तो रितेश फिर मैं आपके लिए ये कहूँगी, आप क्लासेस को बार-बार देखिए, प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, तभी आप एग्ज़ाम क्वालीफाई कर पाएँगे। अगर इतना ईज़ी शब्द में, इतना ईज़ी लैंग्वेज में पढ़ा है वो आपको समझ नहीं आ रहा है, तो सीरियसली आपका बेसिक्स क्लियर नहीं है और आपको डबल मेहनत करने की ज़रूरत है। डबल क्या, आपको ट्रिपल मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है? चलो, जॉन्डिस। जॉन्डिस है क्या? तो सीधा-सीधा ध्यान रखिएगा, जॉन्डिस इज़ ड्यू टू द हाइपर सिक्रेशन, हाइपर सिक्रेशन ऑफ बिलीरुबिन, हाइपर सिक्रेशन ऑफ बिलीरुबिन। यानी कि अगर हमारे शरीर के अंतर्गत लिवर में खराबी हो जाए, ठीक है? अगर लिवर में खराबी हो जाए, लिवर में खराबी होने के साथ-साथ अगर हमारे शरीर के अंतर्गत बिलीरुबिन की मात्रा अत्यधिक हो जाए, अगर बिलीरुबिन की मात्रा अत्यधिक हो जाती है, बिलीरुबिन की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाए, ऐसी स्थिति में क्या होता है, हम जॉन्डिस या फिर पीलिया का शिकार हो जाते हैं। ठीक है? ऐसी कंडीशन में होता क्या है, बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ने के कारण, बिलीरुबिन की मात्रा, बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ने के कारण पीलिया जैसा रोग, पीलिया जैसा रोग, बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने के कारण पीलिया जैसा रोग या फिर पीलिया रोग होता है। समझे बात को? और सिम्टम हमने बता ही दिए। पूरे स्किन में येलोनेस, फीवर बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ये हमारे किसको खराब कर रहा है? हमारे लिवर में खराबी के कारण ऐसा होता है। लिवर में खराबी हुई तो हम जॉन्डिस के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। जहां से बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ी, बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ते हमारे रक्त प्लाज्मा जो है, रक्त प्लाज्मा का रंग जो है लाइट येलो से डार्क येलो हो जाता है। मतलब वो लाइट येलो से डार्क येलो हुआ। बिलीरुबिन क्या है बेटा? बिलीरुबिन जो होता है, अच्छा बताते हैं बिलीरुबिन क्या है। यस संदीप, अगर कोई इंसान जॉन्डिस से पीड़ित होता है, इसका मतलब है उनके लिवर में प्रॉब्लम है, उनके लिवर में खराबी है। अच्छा, जो बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम बिलीरुबिन क्या होता है, तो आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था, दोबारा मैं बता देती हूँ। देखो, हमारे शरीर में एक अंग होता है जिसको हम लिवर कहते हैं, जिसको हम यकृत कहते हैं। सुना है ना कि भाई जिगर में, जिगर जिगर जिसको कहते हैं, कलेजा जिसको कहते हैं, जिगर। ठीक है? तो ये जो यकृत है, ये जो लिवर है, ये क्या करता है? ये एक जूस का प्रोडक्शन करता है, ये एक जूस का निर्माण करता है, इसके अंदर पित्त रस का निर्माण होता है, बाइल जूस का निर्माण होता है। ये जो बाइल जूस है, इस बाइल जूस के अंतर्गत, इस बाइल जूस के अंतर्गत एक पिगमेंट है जिसको हम बिलिरुबिन कहते हैं, एक वर्णक होता है। बाइल जूस के अंदर पाए जाने वाला एक पिगमेंट होता है, एक वर्णक होता है, जिसको हम बिलिरुबिन के नाम से जानते हैं।
ये जो बिलिरुबिन है इसका कलर कैसा है? इसका कलर होता है पीला, जिसके कारण से रक्त प्लाज्मा का पीला रंग होता है। बिलिरुबिन जो है ये एक पिगमेंट होता है, ये एक वर्णक होता है, एक केमिकल सब्सटेंस है, एक रासायनिक पदार्थ है, जो कि किसके अंदर पाया जाता है, जो कि किसके अंतर्गत पाया जाएगा? ये सीधा-सीधा किसमें पाया जाएगा? लिवर के अंदर पाया जाएगा। ये सीधा-सीधा यकृत के अंतर्गत पाया जाएगा। बताइए, समझे बात को? यस और नो? नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। चलिए, इतना क्लियर हुआ कहानी? यस और नो? आई होप इतना पार्ट आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं आगे। बढ़ाएंगे हम थोड़ा सा कहानी को आगे। ये हो गई रक्त प्लाज्मा के पीले रंग की कहानी कि रक्त प्लाज्मा का रंग पीला क्यों है। देखते हैं कि ब्लड प्लाज्मा का कलर तो क्लियर हो गया, हुआ कि नहीं हो गया? बिल्कुल क्लियर हुआ। अब ब्लड प्लाज्मा के बाद, रक्त प्लाज्मा के बाद देखते हैं कि हमारे रक्त प्लाज्मा के अंदर कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट आर द प्लाज्मा प्रोटीन, यानी कि हमारे प्लाज्मा के अंतर्गत पाए जाने वाले प्रोटीन। व्हाट आर द प्लाज्मा प्रोटीन, यानी कि अगर हम प्लाज्मा प्रोटीन की बात करें तो कौन कौन से प्रोटीन है जो कि हमारे प्लाज्मा के अंतर्गत पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए, बट अगर हम प्लाज्मा प्रोटीन की बात करते हैं, कुल मिलाकर के अगर मैं बात करती हूँ, सबसे पहला प्रोटीन हमारे रक्त प्लाज्मा के अंतर्गत पाए जाने वाला जो सबसे पहला प्रोटीन है वो कौन सा है? वेरी फर्स्ट प्रोटीन प्रेजेंट इनसाइड अवर ब्लड प्लाज्मा, हमारे रक्त प्लाज्मा के अंतर्गत पाए जाने वाला सबसे पहला प्रोटीन कौन सा है, एक बारी उसको देख लेते हैं। विच इज द प्रोटीन प्रेजेंट इनसाइड अवर ब्लड प्लाज्मा, हमारे रक्त प्लाज्मा के अंतर्गत पाई जाने वाला प्रोटीन। चलो, सबसे पहला प्रोटीन दैट इज एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन, इसको हम किस नाम से जानते हैं? एल्ब्यूमिन के नाम से जानते हैं। फर्स्ट प्रोटीन इज नोन एज एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन सबसे पहला प्रोटीन। ठीक है, दूसरा प्रोटीन, एल्ब्यूमिन के अलावा अगर हम बात करते हैं रक्त प्लाज्मा के, दूसरा प्रोटीन कौन सा है? एक प्रोटीन होता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, जिसको हम जानते हैं यहाँ पर थ्रोम्बिन के नाम से। थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन नाम का प्रोटीन होता है। आपको थ्रोम्बिन लिखा मिले या फिर अगर हम बात करते हैं एक और नाम से मिल सकता है, प्रोथ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन लिखा हो या फिर आपको नाम से लिखा हुआ मिले, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, थ्रोम्बिन या फिर अगर हम बात करते हैं प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन या फिर थ्रोम्बिन के अलावा जो तीसरा प्रोटीन है, अगर हम तीसरे प्लाज्मा प्रोटीन की बात करें, ठीक है, अगर तीसरे यहां पर अगर हम तीसरे प्लाज्मा प्रोटीन की बात करें, तीसरा प्लाज्मा प्रोटीन इसके अंतर्गत कौन सा होता है? इसके अंतर्गत पाया जाता है आपका ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन होता है, ग्लोब्यूलिन या फिर इम्यूनोग्लोब्यूलिन, और उससे पहले एक और लेकर के चलते हैं, फाइब्रिनोजिन। फाइब्रिनोजिन, इसके अंदर एक और प्रोटीन होता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? जिसको हम जानते हैं फाइब्रिनोजिन के नाम से। दिस इज नॉन एज द फाइब्रिनोजिन, इसको हम फाइब्रिनोजिन का नाम देते हैं। और फाइब्रिनोजिन के अलावा आपका जो चौथा प्रोटीन होता है दैट इज ग्लोब्यूलिन, इसको हम जानते हैं ग्लोब्यूलिन के नाम से। चौथा प्रोटीन कौन सा है? चौथा जो प्रोटीन है आपका दैट इज ग्लोब्यूलिन, या फिर इसी ग्लोब्यूलिन को हम एक और नाम से जानते हैं दैट इज इम्यूनोग्लोब्यूलिन। या तो आपको ग्लोब्यूलिन के नाम से लिखा मिले या फिर अगर हम बात करते हैं ये आपको किस नाम से लिखा मिलता है, ये आपको इम्यूनोग्लोब्यूलिन के नाम से लिखा हुआ मिलेगा। या तो ग्लोब्यूलिन लिखा होगा, ग्लोब्यूलिन अगर नहीं लिखा तो यहाँ पर इम्यूनो ग्लोब्यूलिन आपको लिखा हुआ मिलेगा, ग्लोब्यूलिन
या इम्यूनोग्लोबुलिन। सो दीज आर द 4 प्लाज्मा प्रोटीन। ये 4 प्लाज्मा प्रोटीन है जो कि हमारे प्लाज्मा के अंतर्गत पाई जाते हैं। अनुष्का वर्मा जी, थैंक यू सो मच। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं मैम, थैंक यू सो मच। तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो ये 4 प्रोटीन है जो कि हमारे प्लाज्मा के अंतर्गत पाए जाते हैं। सबसे पहला प्रोटीन कौन सा है? एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन का काम क्या है? तो भाई जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है ये एक ऐसा प्रोटीन है जो हमारे शरीर में हमारे रक्त की तरलता को बनाए रखता है। जो हमारे रक्त की तरलता को बनाए रखता है। एल्ब्यूमिन की अगर हम बात करते हैं, एल्ब्यूमिन का कार्य क्या है? एल्ब्यूमिन का कार्य है, इट मेंटेन्स द फ्लूइडिटी। मेंटेन्स द फ्लूइडिटी, समझिएगा इस बात को, अभी समझाते हैं। इट मेंटेन्स द फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी ऑफ ब्लड। यह सबसे इंपॉर्टेंट काम है ये इसका। यह है रक्त की तरलता, यह है रक्त की तरलता को बनाए रखने का काम करता है। तो बनाए रखने का कार्य करता है। बनाए रखने का कार्य, इस बात से मतलब क्या है? देखो इस बात को ना ऐसे समझिएगा। हमारे शरीर के अंतर्गत, ठीक है, हमारे शरीर के अंतर्गत अगर हम अपनी बॉडी की बात करें, किसी भी चीज का अगर फ्लो होना होता है, देखो ब्लड का फंक्शन क्या होता है, रक्त का फंक्शन क्या है? तो हमारे शरीर में जितना भी खाना हमने खाया, न्यूट्रिशन खाया, न्यूट्रिशन का फ्लो होना है। ठीक है, हमारे शरीर में हार्मोन हो, चाहे एंजाइम हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे फैट हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, हर एक चीज का तब हमारे शरीर में फ्लो होता है, वो रक्त के थ्रू होता है। हमने भोजन खाया, जाकर के हमारे ब्लड में मिक्स हो जाएगा। सॉलिड और कुछ सेमी सॉलिड सब्सटेंस को ब्लड के थ्रू फ्लो होना है, और इसी ब्लड को हमारी पतली पतली वेन्स के थ्रू निकलना है। तब इसको पतली पतली वेन्स के थ्रू पास होना है, तो जो सेमी सॉलिड या फिर सॉलिड सब्सटेंस है उनको तो पतली सी ट्यूब से निकलने के लिए पीछे से प्रेशर लगाना पड़ेगा, तभी तो निकल पाएंगे। प्रेशर कौन लगाएगा? प्रेशर लगाने का काम है यहाँ पर ब्लड का। लिक्विड प्रेशर के कारण, फ्लूइड प्रेशर के कारण, बायोन्स फोर्स के कारण जितने भी सेमी सॉलिड सब्सटेंस हमारे ब्लड में होते हैं, वो उसी के फ्लो के साथ बहते हुए चले जाते हैं। तो किसी भी चीज के सर्कुलेशन के लिए, किसी भी चीज को फ्लो कराने के लिए हमारे ब्लड को हमेशा फ्लूइड के रूप में रहना पड़ेगा, हमेशा इसको लिक्विड के रूप में रहना पड़ेगा, हमेशा इसको तरल के रूप में रहना पड़ेगा, हमेशा इसको द्रव के रूप में रहना पड़ेगा। तो हमारे रक्त तरलता कौन प्रदान करता है? तो हमारे रक्त को तरलता प्रदान करने का कार्य क्या होता है? एक होता है एल्ब्यूमिन का कार्य। ये हमारे रक्त को तरलता प्रदान करता है, या फिर यह रक्त की तरलता को बनाए रखने का कार्य करता है। इट मेंटेन्स द फ्लूइडिटी ऑफ अ, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। सेकंड पॉइंट, अब जो सेकंड प्रोटीन है थ्रोम्बिन, या फिर अगर हम प्रोथ्रोम्बिन की बात करें, या फिर फाइब्रिनोजेन, ये तीनों के तीनों प्रोटीन ऐसे हैं, ठीक है, जो हमारे शरीर के अंतर्गत दे हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग। ये रक्त का थक्का जमाने में मदद करते हैं। दे हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग। ये क्या करते हैं? ये ब्लड क्लोटिंग में, ब्लड क्लोटिंग का मतलब क्या है? कि यह रक्त का थक्का बनाने में मदद करते हैं। रक्त का थक्का बनाने में, देखो आपको पता है हमारे शरीर में कभी भी कट लग जाए, कभी भी चोट लग जाए, कुछ समय बाद हमारा रक्त का फ्लो रुक जाता है, धीरे धीरे हमारा रक्त गाढ़ा होता है, और गाढ़ा होने के साथ उसी जगह पर ना ब्लैक ब्लैक कलर का एक पैच सा बनना शुरू हो जाता है। धीरे 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 रक्त का थक्का जमना शुरू हो जाता है, और फिर वो ब्लैक ब्लैक पैच जो होता है धीरे धीरे वो हमारी स्किन से अलग हट जाता है। तो ये रक्त का थक्का होता है। तो हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमाने में कौन मदद करता है? रक्त थक्का कभी भी शरीर के अंदर नहीं बनता, शरीर के बाहर बनता है। अब शरीर के बाहर जो रक्त का थक्का है, उस रक्त के थक्के को बनाने का काम कौन करता है? उस रक्त के थक्के को बनाने का या फिर रक्त के थक्के को जमाने का कार्य कौन करता है?
थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन या फिर इसी के साथ एक और प्रोटीन है जिसको हम फाइब्रिनोजेन के नाम से जानते हैं। तो ये तीनों प्रोटीन कुल मिलाकर के हमारी बॉडी में ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। देखो, ब्लड क्लोटिंग सिर्फ एक कारण से नहीं होती, 14 क्लोटिंग फैक्टर होते हैं। 14 14 मतलब 14 फैक्टर्स है ब्लड क्लोटिंग के हमारे शरीर में। 14 ऐसे तत्व हैं जो कि रक्त का थक्का बनाने में मदद करते हैं। उनमें से कुछ ये हैं जो प्रोटीन हमारे शरीर के अंतर्गत है। ओके, जो ग्लोबुलिन और इम्यूनोग्लोबुलिन है, इनका काम क्या है? आप देख रहे हो यहाँ पे नाम में इम्यूनो, इम्यूनो का मतलब क्या है? इम्यूनिटी से। इम्यूनो का मतलब है इम्यूनिटी से, यानी कि रोग प्रतिरोध क्षमता। तो जो ग्लोबुलिन है या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन है, ये हमें रोग प्रतिरोध क्षमता प्रदान करते हैं। आप यहाँ से सीधा-सीधा कह सकते हो कि ग्लोबुलिन या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन का कार्य क्या होता है? दे हेल्प्स दे हेल्प्स in production of antibodies. They helps in production of antibodies to provide immunity, to provide us immunity. रोग प्रतिरोध क्षमता प्रदान करने के लिए एंटीबॉडी का निर्माण, ये क्या करते हैं हमारे शरीर के अंतर्गत? इनका कार्य क्या है? तो ये हमें रोग प्रतिरोध क्षमता प्रदान करने के लिए प्रतिरोध रोग प्रतिरोध क्षमता प्रदान करने के लिए एंटीबॉडी के निर्माण में मदद। एंटीबॉडी एंटीबॉडी के निर्माण में मदद। ठीक है, ये है 4 प्रोटीन जिनका कार्य क्या है, ये आपके सामने है। इज इट ओके? अरे वाह! दीपेश तिवारी मैम, आप इतनी सिंपल लैंग्वेज में बता देती हैं कि एक बार में समझ आ रहा है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। क्या कारण होता अजीत, किस चीज का कारण आप पूछ रहे हैं? मितराज मैम, आप बहुत अच्छा पढ़ाती, थैंक यू सो मच मोहित जी। चलिए, कारण आप किस चीज का पूछ रहे हैं अजय? चलिए डन। शरीर के बाहर ही क्यों बनता है मैम? ये शरीर के बाहर ही क्यों बनता है? कोई तो कारण होता होगा। क्या कारण होता है? थोड़े से पेशेंस रखो, कहते हैं ना, एक बहुत बढ़िया सी बात है। हौसला रख ए मंजिल के मुसाफिर, वो मंजिल भी आएगा। कुएं के पास चल कुएं मतलब प्यासे के पास चलकर, मैं उल्टा बोल दिया। हौसला रख ए मंजिल के मुसाफिर, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर कुआं भी आएगा। अभी तो तूने मापी है सिर्फ मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमां मापना बाकी है। तो भाई मंजिल मिलेगी, समय पर मिलेगी, धीरे धीरे। हौसला रखो, होले होले, छोटा छोटा, लिटिल लिटिल, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, चलिए। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, कितने प्लाज्मा प्रोटीन हमारी बॉडी के अंतर्गत है? तो हमारे शरीर के अंतर्गत 4 प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। दीज आर द 4 प्लाज्मा प्रोटीन। अब एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर आपका बच गया है कि प्रोटीन खत्म हमारे, देखो हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था? हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ब्लड प्लाज्मा में क्या क्या है। तो ब्लड प्लाज्मा के अंदर हमने क्या देखा? प्रोटीन कौन से होते हैं? वाटर आपको पता ही है, सिर्फ सिर्फ सॉल्ट्स एंड मिनरल्स का पार्ट बच गया है। इसको फटाफट से खत्म कर लेते हैं। हमारे रक्त प्लाज्मा के अंतर्गत जो 2 से 3% हिस्सा था, इस 2 से 3% हिस्से में कौन कौन है? एंजाइम है। एंजाइम के साथ साथ कौन है? 2 से 3% हिस्से में एक तो एंजाइम है। एंजाइम के साथ साथ अगर हम बात करते हैं, एंजाइम के अलावा और कौन है? एंजाइम के अलावा इसी के अंतर्गत आते हैं सॉल्ट्स, यानी कि हमारे लवण। और सोर्स के साथ-साथ इसी के अंतर्गत क्या आ जाते हैं? इसी के अंतर्गत आ जाती हैं हमारे मिनरल्स, खनिज। ठीक है, कौन-कौन से सॉल्ट्स हैं, कौन-कौन से मिनरल्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है।
ठीक है। देखो, सबसे पहला पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर, जैसे कार्बोनेट आयन COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं कार्बोनेट आयन के नाम से। सबसे इंपॉर्टेंट यही है। इसके अलावा जैसे अगर हम बात करते हैं कैल्शियम, Ca2 पॉजिटिव, जैसे आयरन, Fe2 पॉजिटिव, सोडियम, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, क्लोरीन, Cl नेगेटिव, ठीक है। इसके अलावा जैसे अगर हम बात करते हैं आयोडीन, ठीक है, ये कुछ एसेंशियल सॉल्ट्स एंड मिनरल्स होते हैं जो हमारे ब्लड के अंदर पाए जाएंगे। ओके, चलिए, इसके अलावा जैसे अगर हम बात करते हैं और भी बहुत सारे होते हैं। जैसे अगर हम जिंक की बात करें, Zn2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव के अलावा और भी बहुत सारे सॉल्ट्स एंड आयंस हैं। बट ये वो सॉल्ट्स हैं, वो आयंस है जो कि हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल है। ठीक है। क्वेश्चन कैसे देखने को मिलेगा अजीत? बताएंगे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, सब क्वेश्चन ही तो पढ़ रहे हैं हम। आपसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स एंड मिनरल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द ब्लड। हमारे रक्त में कौन से लवण और खनिज पाए जाते हैं? 3-4 ऑप्शन में दे रखे होंगे। ठीक है, 3-4 ऑप्शन में आपको दे रखे होंगे कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। आपसे पूछ ले व्हाट आर द प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन से हैं? तो इन 3-4 में से किसी एक का नाम दे रखा होगा। आपसे पूछ लेगा एल्ब्यूमिन का कार्य क्या होता है। आपसे पूछ लेगा हमारी रक्त की तरलता को कौन सा प्रोटीन बनाए रखने का कार्य करता है, तो आपसे पूछ लेगा एल्ब्यूमिन। ठीक है, एल्ब्यूमिन। डन। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे। तो एंजाइम कैसे बनते हैं हॉर्मोन्स में पढ़ाएंगे, ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स पढ़ाएंगे, एंडोक्राइन सिस्टम में बताएंगे एंजाइम कैसे बनते हैं। ठीक है, जनरल क्वेश्चन है। आपसे पूछ लेगा रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा प्रोटीन जिम्मेदार है, तो रक्त का थक्का जमाने के लिए थ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन है, फाइब्रिनोजन है। कोई भी एक ऑप्शन में दे रखा होगा। समझे? इस तरीके से कई सारे सॉल्ट्स एंड आयंस हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं। ये सब थे आपके एसेंशियल। जैसे अब अगर हम नॉन एसेंशियल्स में बात कर लेते हैं, कुछ होते हैं नॉन एसेंशियल्स। नॉन एसेंशियल्स में जैसे हमारे शरीर में कई बार सिल्वर देखने को मिलता है, Ag, सिल्वर। सिल्वर के अलावा जैसे अगर हम बात करते हैं, सिल्वर के अलावा अगर हम बात करते हैं हमारी बॉडी में जैसे एक्सेस नाइक्रोम या फिर कई सारे होंगे जो नॉन एसेंशियल्स में आ जाएंगे। स्पेशली जैसे अगर हम बात करते हैं पीडी, ठीक है, कई बार प्लेटिनम, अगर हम बात करते हैं प्लेटिनम हो गया, ठीक है, सिल्वर हो गया। सिल्वर के अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जैसे और नॉन एसेंशियल्स में बताओ कौन कौन से हो सकते हैं जिनका अमाउंट हमारी बॉडी में एक्सेस अमाउंट हमारे शरीर के अंतर्गत, जैसे नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रस की अगर हम बात करते हैं, नाइट्रोजन से बनने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं, नाइट्रोजन तो एसेंशियल्स में आता है। नाइट्रोजन से बनने वाले बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जो नॉन एसेंशियल्स में आ जाते हैं, जैसे अमोनिया, यूरिया। ठीक है, ये सब भी किसमें होते हैं? ये नॉन एसेंशियल्स में होते हैं। जैसे अगर हम यूरिया की बात करते हैं या फिर और भी अदर अमोनिया वगैरह। ठीक है, तो हमें सिर्फ किससे मतलब है? सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये 7 है जो हमें पढ़नी है। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा। कार्बोनेट आयन जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स ऑल अबाउट द प्लाज्मा। प्लाज्मा का कार्य आपको समझ आ गया होगा। शरीर में किसी भी चीज का अगर ट्रांसपोर्टेशन होना है, चाहे वो ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन है, देखो आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि मैम कार्य है क्या? अगर रक्त प्लाज्मा का कार्य आपको समझ आ गया हो, तो इतना अगर आपको समझ आ गया तो रक्त प्लाज्मा कार्य आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं हमारी बॉडी में जितने भी चीजों को ट्रांसपोर्टेशन होना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम का स्थानांतरण, एंजाइम के अलावा अगर हम बात करते हैं न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन, पोषण, ठीक है, यानी कि न्यूट्रिशन यानी कि न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व,
न्यूट्रिएंट्स या फिर अगर हम बात करते हैं पोषक तत्व। ठीक है, पोषक तत्वों के अलावा अगर हम बात करते हैं जैसे इवन हमारे शरीर के अंदर जितना भी एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है, एक्सक्रीटरी वेस्ट यानी कि जितना भी हमारा उत्सर्जी पदार्थ होता है, मल और मूत्र, हमारा जितना भी उत्सर्जी पदार्थ है, उत्सर्जी पदार्थ से मतलब क्या है, हमारे शरीर के अंतर्गत पाई जाने वाला हमारा जो मल मूत्र होता है। अगर हम अपने मल मूत्र की बात करें, सब किसके थ्रू फ्लो होता है? सब कुछ हमारे शरीर में प्लाज्मा के थ्रू ही फ्लो होता है। यही प्लाज्मा है जो किसमें मदद करता है? यही प्लाज्मा है जो रक्त का थक्का बनाने में, रक्त का थक्का, यानी कि इट आल्सो हेल्प्स इन द ब्लड क्लॉटिंग। यही है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है। ब्लड क्लॉटिंग के साथ-साथ इसी का ही कार्य होता है, आल्सो प्रोवाइड अस इम्यूनिटी। ये हमें इम्यूनिटी भी प्रोवाइड कर रहा है, रोग प्रतिरोध क्षमता भी प्रदान कर रहा है। इट आल्सो प्रोवाइड अस इम्यूनिटी यानी कि ये हमें रोग प्रतिरोध क्षमता भी प्रदान करता है। रोग प्रतिरोध क्षमता के अलावा अगर हम बात करते हैं, इसी का ही काम क्या है? यही हमारे रक्त की तरलता को मेंटेन कर रहा है। ठीक है, इट आल्सो मेंटेन्स रक्त की तरलता। ठीक है, रक्त की तरलता, रक्त की तरलता या फिर अगर हम बात करते हैं फ्लूइडिटी ऑफ ब्लड, फ्लूइडिटी ऑफ ब्लड, तो यही सब फंक्शन किसका है? यही सब फंक्शन है हमारे ब्लड प्लाज्मा का। चलिए, इज इट क्लियर? तो हार्मोन का स्थानांतरण, एंजाइम का स्थानांतरण, न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्वों का स्थानांतरण, उत्सर्जी पदार्थों का स्थानांतरण, हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनाना, हमें इम्यूनिटी देना, रोग प्रतिरोध क्षमता, हमारे रक्त को क्या करता है? ये हमारे रक्त को तरलता प्रदान करने का कार्य करता होता है। दैट्स ऑल अबाउट द ब्लड प्लाज्मा। रक्त प्लाज्मा होता है खत्म। अब जो कल की क्लास होगी, कल की क्लास में हम सिर्फ आरबीसी को पढ़ेंगे। कल की क्लास में सिर्फ आरबीसी खत्म हो पाएंगे, कल ब्लड सेल्स पढ़ेंगे। ब्लड सेल्स में शुरू करेंगे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को। चलिए, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। यहाँ तक जितना हमने आज की क्लास में पढ़ा, यहाँ तक कोई डाउट किसी भी स्टूडेंट को, तो आप बता सकते हैं और इसी के साथ हम लोग खत्म करेंगे आज की क्लास को। इसी के साथ हम खत्म करेंगे आज के सेशन को। ठीक है भाई? चलिए, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं आप लोगों से कल फिर सुबह 11 बजे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। चलिए बताइए, कोई भी डाउट किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो आप बता सकते हैं।